Good evening, everyone. आज पहली बार ऐसा है कि ख्यालों की उड़ान से हम प्राइड मंथ का एक पहला सेशन लेके आए हैं। अभी तक हमने ऐसा सेशन नहीं किया है और अब से हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए क्योंकि लोगों को ये पूरे जज्बात बयां करना बेहद ज़रूरी है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग जारविस। आज का जो सेशन है वो अर्पित भल्ला के ऊपर है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम। अर्पित भल्ला का करीब कोविड के दौरान उनको ब्रेन स्ट्रोक आया एंड ही इज़ नो मोर। पर उनके जो किए गए काम हैं समाज में और जितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो अभी तक हम लोगों के दिलों में ज़िंदा है और वो हमेशा रही है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम। और वो कैसे थे और कैसा उन्होंने किस्म का काम किया था जब वो हंसराज कॉलेज में थे, तो क्या क्या काम किया है, कैसे लोगों के दिलों में वो चेतना लेके आए हैं, जहन में चेतना लेके आए हैं, तो उस पर ये सेशन है उनकी बहुत करीबी दोस्त अलंकिता मिश्रा के साथ। और अलंकिता मिश्रा के बारे में बता दूं कि उनकी बहुत यूनिक आवाज़ है। जब वो गाती हैं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल अलग से पता चलती है और वो बेहद खूबसूरत लिखती हैं, गाती हैं और साथ में वो साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं इनमें। और जब ये पूरा मंथ चल रहा था तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ अर्पित के लिए। कि वो एकदम से खबर आई कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और अब वो हमारे साथ में नहीं है और उन्होंने उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। तो हाल ही में एक इवेंट हुआ था, द मॉडर्न पोइट्स ने कराया था चैटगली में, चली कहानी। तो उसमें अलंकिता ने तब अपनी कहानी बोली थी अर्पित के लिए कि वो उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते थे, कैसे एक भाई की तरह थे, कैसे एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह से थे। और फिर हमें ये लगा कि वही जो उनकी बातचीत है वो पूरी तफसील में की जाए। और यहाँ पर हम हैं ख्यालों की उड़ान पे और इन सारे मुद्दों पे बात की जाए और अलंकिता को कैसा लगता है और क्या उन्हें महसूस होता है और कैसे अर्पित अभी भी हमारे साथ में हैं, उनके किए गए जो काम हैं वो हमारे साथ में है, वो सोच जो है वो साथ में है। क्योंकि इंसान अक्सर नहीं रहता है, क्योंकि हर एक इंसान की एक डेडलाइन होती है। आई मीन एवरीवन विल बी डेड समडे। पर जो सोच होती है, सोच को आप कभी नहीं मार सकते। वो लाजवाल होती है, उसे कोई गिरा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। वो जीती रहती है और सदियों तक जीती रहती है। Thanks for joining Vista Hostel. Abhishek, Harshal Gupta, Rush and Feroz Ansari. अभी हम सिर्फ अलंकिता का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और उनसे हम बातचीत कर पाएँ। इतने आप बताइए कि आपका इस पूरे सफ़र को जानने का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा है? क्योंकि कई बार हम लोगों को देखते हैं कि लोगों में अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आ पाई है इसको लेके कि हम अभी भी थोड़ा सा डर जाते हैं। तो आप लोगों का सफ़र कैसा रहा? अगर कोई भी मेरे साथ अभी आना चाहता है, फराज, जब तक अलंकिता नहीं आती, आप लोगों में से कोई अपने जज्बात बयां करना चाहता हो या फिर साथ में लाइव आना चाहता हो? आप लोगों के लिए मैं साथ में ग्रीन टी लेके बैठी हूँ। तो हमारे साथ अलंकिता मिश्रा हैं और अब मैं उनको बुलाना। Hello, good evening, Alangita. Yes, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपका तारुफ दे रही थी और आपकी जो दोस्ती रही है अर्पित के साथ और कैसे कभी कभी इंसान नहीं रहता है पर इंसान के जो ख्याल हैं, जो उनकी सोच है, सोच को जो है कभी भी मारा नहीं जा सकता। सोच कभी मरती नहीं है, वो लाजवाल होती है। तो उसके बारे में बता रही थी।
तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपका तारुफ मैं दे चुकी हूँ, अर्पित का तारुफ आप दें कि वो कैसे आपकी जिंदगी में आई और कैसे आपको जो है इंस्पायर किया है। Okay, hello everybody. First of all, thank you so much for joining in because this was really important for me personally to talk about him because he is not with me right now, though he is always there for me, but still I just wanted to talk about him. So अगर मैं अर्पित के बारे में बताऊं और मैं शुरू करूं तो शायद मैं चुप नहीं होंगी, मैं इतना बता सकती हूँ उसके बारे में। तो अर्पित बेसिकली वॉज माई जूनियर फ्रॉम हंसराज कॉलेज ओनली। तो मैं अर्पित की सीनियर थी, अर्पित मेरा जूनियर था। अर्पित से मुलाकात हुई थी 2016 में सबसे पहली बार अच्छे से। तो अर्पित से जब पहली मुलाकात हुई थी तो अर्पित बहुत ही शांत लड़का था, ज्यादा बात नहीं करता था किसी से। बट एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था। क्या होता है ना, जब हम कॉलेज में होते हैं और हम ऐसे अचानक से सीनियर बन जाते हैं तो हमारे अंदर ना एक अकड़ आ जाती है कि अब तो हम सीनियर्स हैं, अब हम जूनियर्स से बातें करेंगे, अब हम उनसे कुछ कुछ करवाएंगे जैसे हमारे सीनियर्स करवाते थे। तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ कि हमारा सेकेंड ईयर का पहला दिन था और ऑब्वियसली जूनियर्स का भी पहला दिन था। तो मैं थोड़ी छोटी दिखती थी और हाइट भी कम थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ऐसा करो तुम जूनियर्स के साथ बैठ जाओ जाके एंड उनको पता मत लगने देना कि तुम सीनियर हो, जस्ट टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड वो कैसे बातें करते हैं और क्या है। उस समय मतलब अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा कल्चरल काम भी संभाल रही थी, तो मैं जाके जूनियर्स के बीच में बैठ गई। तो मैं 2 जूनियर्स के बीच में बैठी जिसमें से एक था अर्पित। तो दैट्स हाउ आई मेट अर्पित फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनको नहीं पता था, वो मुझसे बहुत बातें बोल रहे थे कि सीनियर्स पता नहीं कैसे होते हैं, बहुत सुना है हंसराज कॉलेज के सीनियर्स ऐसे होते हैं, रैगिंग भी होती है यहाँ पर। तो मैं बोल रही थी सच बात है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फिर उसके आधे घंटे बाद मेरे बैचमेट्स एंटर होते हैं और फिर वो पूरी मतलब कल्चरल जो कम्युनिटी होती है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो अचानक से मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं और मैं उनके बीच से खड़ी होती हूँ। तो तो वो घबरा जाते हैं कि ओ शिट, हमने तो इनसे इतनी सारी बातें बोल दी। और फिर मैं उनकी तरफ देखती हूँ बहुत विकेट सी स्माइल करके मैं चली जाती हूँ। वहां से अर्पित से मेरी पहली मुलाकात हुई। उस समय अर्पित ने मुझसे काफी बातें कर दी थी और उसने एक छोटा सा कार्ड बनाया, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप हमारी सीनियर हो, और ऐसे ऐसे करके। एंड देन ही केम रनिंग बैक, पीछे से भागते हुए आया जैसे वो सेशन खत्म हुआ। तो मैं वाटर कूलर के पास खड़ी थी और उसने मुझे वो कार्ड दिया और बोलता है कि लेट्स बी फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी सीनियर हो, और ऐसे करके। सो दैट्स हाउ आई मेट अर्पित। तो बहुत वियर्ड और बहुत फनी सिचुएशन में मेरी मुलाकात हुई थी अर्पित से। तो ये है अर्पित से मुलाकात। और उनने इतना सारा काम किया है कि जेंडर इक्वालिटी एक्टिविस्ट रही हैं और द कॉट प्रोजेक्ट के फाउंडर रही हैं। ही हैज क्यूरेटेड द रेड फेस्टिवल एज वेल और बहुत सारी चीजें। तो वो सब आपने कैसे होते हुए देखा? आई थिंक ये सारी चीजें उन्होंने हंसराज आके ही शुरू की थी। तो जब आप अपनी नजर से ये सारा सफर उनका देखती हैं तो वो कैसा था? तो एक्चुअली होता यह है कि जब अर्पित से इनिशियली मुलाकात हुई तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कम्युनिटी के बारे में लोग इतना ओपन नहीं थे उस टाइम पे। पीपल वर स्कैर्ड, अर्पित भी डरता था। लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको उसने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताया था आकर, बिकॉज ही वांटेड टू टॉक अबाउट इट। और जब उसने मुझसे इस बारे में बताया तो मैं भी इतनी अवेयर नहीं थी ऑनेस्टली इन चीजों के बारे में, बट वो मेरी जिंदगी में जरिया बना कि मैंने उसके साथ इन चीजों के बारे में सीखा। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि मुझे कम्युनिटी क्या है, सेक्सुअलिटी और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इक्वालिटी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, ये मैंने अर्पित के छोटे छोटे काम से सीखा। मतलब हमारा जो कॉलेज है हंसराज कॉलेज इज बेसिकली अ DAV कॉलेज। तो वहां पर ना बहुत कम बात होती थी जेंडर इक्वालिटी वगैरह के बारे में। विमेन डेवलपमेंट सेल था वहां पे, वुमेन्स को फोकस करते हुए। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल भी था जिसकी मैं खुद प्रेसिडेंट थी उस टाइम पे। इक्वल अपॉर्चुनिटी भी उन लोगों के लिए था जो कि मतलब डिफरेंटली एबल्ड हैं, और उनको हम एम्पावर करने के लिए हमने वो सेल बनाया था जिसमें हम उनकी हेल्प करते थे जितना भी हमसे हो सकता था। लेकिन वहां पे जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करने वाला जो पहला इंसान था वो अर्पित था। अर्पित ने बहुत कोशिश करी थी।
उसने सोचा किसी सेल के साथ ही कनेक्ट होके बना लेता हूँ, उसमें जेंडर इक्वालिटी हो या वुमेन डेवलपमेंट हो, दोनों में मतलब इफ आई टॉक अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इफ आई टॉक अबाउट वुमेन डेवलपमेंट, ये भी जेंडर इक्वालिटी का ही पार्ट है एक तरीके से, डिफरेंटली बट यस। तो उसने पहले सोचा, तो तब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी के पास आया, तब वो मेरे पास आया और उसने मुझसे इस बारे में बात करी। तो मैंने उसको बस ये बोला कि अर्पित तुम अलग से इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो, ये इतनी बड़ी चीज है, तुम्हें इसके बारे में अलग से बात करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे कॉलेज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन उनको एम्पावर करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। तो अर्पित ने प्रपोजल डाला एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअल में कम्युनिटी के बारे में सोचते हुए एक जेंडर इक्वालिटी सेल हमारे कॉलेज में खोली एंड नाउ इट इज फंक्शनिंग इन अ वेरी नाइस मैनर। और तब 377 भी हटा नहीं था, लेकिन अर्पित ने वो शुरू कर दिया था। मतलब ही हिमसेल्फ वाज अ रेवोल्यूशन, मतलब उसने बहुतों की जिंदगी बदल दी थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी थी ऑनेस्टली। मुझे उसने चैलेंज दिया था कि 21 दिन तक मैं तुम्हें जेंडर, सेक्सुअलिटी और अपने बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा और 21 दिन के बाद तुम डिसाइड करना कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो या तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। और वो 21 दिन का जो प्रोग्राम था अर्पित के साथ 101 कॉन्वर्सेशन का कॉलेज के बाद निकल के, दैट मेड हिम रियली क्लोज टू मी। उसके बाद तो उसके बाद आई थिंक आई वाज रियली हैप्पी कि जेंडर इक्वालिटी सेल अच्छे से चल रहा था और यहाँ से अर्पित ने ये शुरू किया। देन अर्पित, ऑब्वियसली मैं निकल गई कॉलेज से क्योंकि मैं सीनियर थी, मेरा 3rd ईयर था, मैं निकल गई कॉलेज से। तो मैं चाहती थी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पे भी कोई काम करे तो वो अर्पित हो मेरे बाद। तो आई आस्क्ड हिम इफ यू वांट टू वर्क फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल। तो एक ये भी होता है ना कि आप 2 सेल्स में प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ता है और वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है 2 सोसाइटीज के बीच में। तो फिर मैंने अर्पित को वाइस प्रेसिडेंट बनाया अपनी सोसाइटी का एंड अर्पित ने उस सोसाइटी को भी इतना आगे लेकर गया, कीपिंग जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो दैट इज व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। कॉलेज से निकलने के बाद उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। ही वांटेड टू टॉक अबाउट इट, ही वांटेड टू मीट एवरीबडी हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स डिफरेंटली और जो अपने बारे में बात नहीं कर पाए। मुझे ओपन माइक्स का नहीं पता था, मुझे सिर्फ जेंडर इक्वालिटी माइक्स का पता था। वहां पे वो लोग आते थे जो इस बारे में बात करते थे। वो इतनी चीजें कर रहा था जो मैं अभी कर रही हूँ, वो बहुत पहले से शुरू कर चुका था वो करना। वो बहुत पहले से इन माइक्स पे जाता था। मुझे नहीं पता था कि वो द मॉडर्न पोएट्स के साथ भी परफॉर्म कर चुका है। मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली, कुछ 4-5 साल के बाद। तो इस तरीके से उसने क्वाड प्रोजेक्ट शुरू किया और वो अपने आप को एज अ क्वेयर आइडेंटिफाई करता था। तो वो अपने आप को कहता था कि मुझे पता नहीं है कि मुझे मतलब लड़के लड़कियों में इंटरेस्ट है, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट माई प्लेस इन बिटवीन। सो मैं पूरा इंद्रधनुष बनना चाहता हूँ, मैं उसके किसी एक रंग में सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। तो ही वॉज लाइक दैट। और रेड फेस्टिवल एक ये बहुत बड़ा काम था जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि द रेड फेस्टिवल करके एक ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था जिसमें इंडिया के 100+ LGBTQIA आर्टिस्ट को बुलाया गया था और उसके बारे में थी। और इतना बड़ा फेस्टिवल था जो हुआ था 30 हजारी मॉल के पास। तो वो मुझे लगता है इंडिया का पहला ऐसा फेस्टिवल था जिसने इतनी ओपनली इन लोगों को बुलाया, एक्सेप्ट किया और बहुत ही खूबसूरत जश्न मनाया गया 3 दिन का, जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट आए, उन्होंने अपनी कहानियां, ड्रेक परफॉर्मेंसेस, फैशन शो, पोएट्रीज, अपनी कहानियां, अपनी कम्युनिटी के बारे में प्रोटेस्ट पोएट्री, हर तरीके की बातें करी थी। और आप लोग अगर YouTube पे जाएंगे और आप अर्पित का सिर्फ नाम डालेंगे तो आपको उसके बेहद काम वैसे भी दिख जाएंगे। तो अर्पित was a TEDx speaker, he was a consultant, he worked for HIV patients, he worked for gender equality, he worked in different NGOs, he worked in the college। वो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी वक्त निकाल लेता था, इतना सब कुछ करने के अलावा वो हमेशा उन बच्चों को पढ़ाता था मेरे साथ। और आप अर्पित ऐसा था कि आपको दूर से दिख जाएगा कि अर्पित आ रहा है, क्योंकि वो हर वक्त फोन पे बात करता रहता था, हर वक्त वो किसी से फोन पे बात हर वक्त, मतलब इतना बिजी इंसान था वो कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना बात, मैं उससे बोलती थी बात किससे करते रहते हो इतना, बोलता है काम काम। वो इतना काम करता था फैजी कि लिटरली जितना काम आप करते हो ना, मैंने उतना काम करते हुए सिर्फ उसको देखा है। वो इतना काम करता था। थैंक यू सो मच।
तो ये है अर्पित के बारे में। मैं अर्पित की जब टेड टॉक देख रही थी ना, तो उसमें एक सेक्शन था जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको खुद 17 साल लगे हैं टू कम आउट ऑफ द क्लोजेट, टू रियलाइज कि अपने अंदर की जो केज है उससे निकलने में जो है 17 साल लगी, एंड हाउ ही वेंट टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट। और उसमें ये भी उन्होंने जिक्र किया कि जब सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा होता है तब आपको पता नहीं होता है कि अच्छा ऐसे ये चीज बोलते हैं या फिर ये शायद गलत है या सही है, शायद पैरामीटर्स में यही आता हो, और कोई अपना ही कर रहा होता है। तो उनको बहुत साल बाद पता चला कि उनके साथ ऐसे हुआ है, और पूरे केज से निकलने में इतना वक्त लगा, एंड देन ही रियलाइज दिस स्टेज ऑफ दैट आई एम बोर्न दिस वे। तो जैसे मैं काफी लोगों को कोचिंग देती हूँ जिनका जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके कंफ्यूजन है और कितने उनके अंदर के ट्रिगर रहते हैं। तो एज यू न्यू अर्पित दैट पर्सनली, तो वो जो पूरी स्टेज होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजिंग एंड देन गोइंग इन द डिनाइल, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों है, वो तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसी नहीं है। तो एक जो वो स्टेज होती है नोइंग, डिनाइल, बीइंग अनॉयड, एंड देन बिलीविंग, एंड देन एक्सेप्टेंस, तो वो अर्पित में आते हुए आपने कैसे देखी? कि आई थिंक वो हरियाणा से जब वो दिल्ली आए तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि दिल्ली एक सेफ जगह है जहाँ पे वो जैसे हैं वो वैसे ही दिल्ली उनको अपनाएगा, पर वो वैसे तरीके से नहीं निकला दिल्ली। तो उनकी वो डिनाइल से लेके एक्सेप्टेंस तक की जो स्टेज थी वो आपने देखी, तो आप वो बताइए। जी, तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि अर्पित जब आया था ना, तो क्या होता है ना, हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय 1 साल से पढ़ रहे थे, तो हमने हम इस कम्युनिटी के बहुत लोगों से मिले हुए थे, तो हमें समझ तो थी लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी। हमें पता था कि दीज आर द पीपल हु बिलोंग विद अस इक्वली, लेकिन हमें उसके बारे में समझ नहीं थी। ऑनेस्टली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे समझ नहीं थी। तो मेरी जिंदगी में मैंने ये बदलाव तब देखा जब हमें एक ही इंसान से मोहब्बत हुई। तो मी एंड अर्पित वर इन लव विद द सेम गाय। तो वहां पे यस, तो वहां पे मेरी उससे दोस्ती हुई, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। और एक जो मतलब ये जो फीलिंग होती है जो लड़की लड़कियों में आ जाती है ना कि नहीं ऐसा होता है, ये मैंने पहली बार अर्पित के साथ महसूस करी थी। बहुत अलग फीलिंग थी ये। अर्पित हरियाणा से आया था, बहुत शांत था वो, मतलब सबसे अच्छे से बात करता था, एकदम सोशल था, मतलब इतना सोशल इंसान कि मैंने देखा ही नहीं अपने जीवन में। इतना सोशल कोई हो सकता है, सबसे मिलना, सबसे प्यार से बात करना। लेकिन जब उसने मुझसे ये चीज कन्फेस करी और मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा, तब उसने मुझे कुछ बातें बताई थी, मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। आई एम सॉरी। सो उसने मुझे बताया कि उसे जब वो 11th क्लास में था ना, तब उसे पहली बार ये रियलाइज हुआ था कि शायद वो किसी लड़के के लिए भी महसूस करता है वैसा ही जैसा कि उसने लड़कियों को भी डेट किया था। ही टोल्ड मी दैट ही ट्राइड डेटिंग गर्ल्स आल्सो। तब उसने बताया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ अली, और मेरे साथ वही सेम चीज हुई। मैंने घर पे बताना चाहा। मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली आना चाहता था, बस मैंने सुना था कि वहां पे लोग आजादी से रहते हैं, मुझे दिल्ली आना था। मेरी जिंदगी का इकलौता लक्ष्य ये था कि 12वीं के बाद मुझे दिल्ली जाना है। उसने ये सोच लिया था कि दिल्ली जाऊंगा, उसने ऐसा सोच के रखा था कि दिल्ली आऊंगा तो मैं इस बारे में बात कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जैसे लोग जो हैं, जो हर दुनिया में हर जगह है लेकिन यहाँ पर खुल के बात करते हैं, उस जगह मैं पहुंचूंगा तो मैं अपने बारे में बात कर पाऊंगा। तो वो इस तरीके दिल्ली आया, उसके पेरेंट्स ने उसको भेजा। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बोलता था, मेरे घर वाले बोलते थे कि इसको मंदिर लेकर जाओ, इसको पूजा वूजा कराओ, कुछ दिमाग खराब हो गया है, इसको थेरेपी दिलवाओ, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसे थोड़ा होता है, लड़का ये क्या बस पढ़ के ये लोग सीख लेते हैं, एक्सप्लोर वाली एज तो नहीं है। फिर होता है ना कि एक टाइम होता है आपकी एज होती है जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने आप को, तो ऐसा भी था कि कहीं एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा है, इस वजह से ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिमसेल्फ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था डे 1 से अर्पित वाज रियली क्लियर अबाउट व्हाट ही वांटेड, ही वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उसकी जर्नी ऐसी थी कि वो दबा दबा सा आया, उसने चीजों को पढ़ा, समझा और खुल के देखा। पहले जाता था वो उन कम्युनिटीज में, बैठता था, उनकी बातें सुनता था और खुद से कोरिलेट करता था कि क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वो मुझे बताता था कि वो हर रोज लिखता था, वो हर रोज डायरी
इज इट ओके? आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बीच में। that's okay, that's okay. ओके, सो वो रोज डायरी पे लिखता था, नोट्स बनाता था कि आज मैंने इस चीज को समझा, इस चीज को समझा। वो अपने बारे में बहुत स्टडी करता था। उसका अगर कोई केस स्टडी थी तो वो खुद था, वो खुद पे हर तरीके की चीजों को समझना चाहता था। वहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। देन उसको रियलाइज हो गया था, मैंने उससे पूछा भी था कि कैसे, तुम कैसे इतने श्योर हो इस बारे में? तो बोलता है कि याली गट फीलिंग एक चीज होती है ना, कि मुझे पता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, ये स्पेस मेरा सेफ स्पेस है, मुझे यहाँ पे सेफ फील होता है, यहाँ पे मैं जो कहना चाहता हूँ कह सकता हूँ। मुझे मुझे लड़कियों से बात करके मजा नहीं आ रही है। मुझे बोलता था मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं पसंद आता है। तो मैंने भी उस चीज को समझना चाहा, एक्सेप्ट किया। तो इसमें मैं ये भी कहूंगी कि हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमने उसे वो स्पेस दिया कि वो हमारे बीच में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, अपनी बातें कह पाया। लेकिन एक होता है ना कि जब आप बहुत अच्छे से तरक्की करने लगते हो, आप अपनी चीजें समझ जाते हो बहुत छोटी एज में ही। मुझे लगता है 19 साल की उम्र में उसको इतना कुछ पता था जो शायद मुझे अभी 27 की उम्र में भी नहीं पता है। उसे इतनी नॉलेज थी। तो जब आप ये सब करने लगते हो और आप दुनिया से हट के कुछ कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, लोग आपके अगेंस्ट आने लगते हैं। There are people, they'll always have problem with something that you are doing that is different from what they are doing. तो उसके साथ यही हुआ। लोग बहुत कमेंट्स करते थे, मैंने उसको देखा है वो कितना स्ट्रेंथ था उसके अंदर, इतने कमेंट्स करते थे लोग। मैं साथ में रहती थी 24 घंटे ऑलमोस्ट। तो कमेंट्स को ऐसे हैंडल करना, कोई मतलब किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, या फिर एक किस्सा हुआ था कि मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और अर्पित और मैं बातें कर रहे थे और मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे और कोई मेरी टांगे देख रहा था। तो अर्पित से मैंने बोला, अर्पित मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं क्या करूं? तो अर्पित ने अपने लोअर को मेरे शॉर्ट्स के बराबर कर दिया, कहता है आप देखो। एंड उसने उनको इतना एम्बैरेस कर दिया कि वो सारे उठ के चले गए, वो दोबारा वापस नहीं आए उस गली। फिर अर्पित बोलता था कि एली मेरे साथ चलोगी, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तो मैंने कहा ऐसा क्या खरीदना है? तो ही वांटेड टू बाय झुमकास, ही वांटेड टू बाय अ नेकलेस, ही वांटेड टू बाय साड़ी। तो तब ना दिल्ली में पहली बार कहानी के स्निपेट में देखा था द मॉडर्न पोएट साइड। हाँ, तो मैंने उससे कहा कि मैं तैयार करती हूँ तुम्हें। पहली बार प्राइड परेड पे जा रहा था वो, प्राइड मार्च जो सीपी में होता है, वो उस पे जा रहा था। मैंने कहा ये है 2017 की बात है, 2017 की बात है, 2017-18 के बीच की बात है। तो वो जा रहा था सीपी और उसको मैंने एक सुंदर सी ब्लैक कलर की साड़ी पहनाई, जिसकी फोटो आपने पोस्टर में लगाई है, द सेम साड़ी। जी। हाँ, नथनी। उसने मेरी सैंडल्स जो मैंने अपनी फेयरवेल पे पहनी थी एक बार, उसके बाद वो उसने पहनी थी। और उस साड़ी को, उस एक्सेसरीज को और उस सैंडल को मेरे से अच्छा किसी ने पुल ऑफ किया था तो वो था। और इतना कॉन्फिडेंट मैंने उसको कभी नहीं देखा था जितना कॉन्फिडेंट मैंने उसको उस अटायर में देखा था। तो उस मोमेंट पे मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी उसको, मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि हाँ दिस इज अर्पित एंड दिस इज हाउ अर्पित इज एंड दिस इज हाउ ही फील्स कंफर्टेबल। और ऑनेस्टली बोलूं, मैं उसके साथ, मैंने जितना सेफ उसके साथ फील किया, मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ इतना सेफ फील नहीं किया। आई फेल्ट द सेफेस्ट अराउंड हिम बिकॉज वो कहता था कि एली, एक होता है ना कि मैं, कुछ लोग कहते हैं लड़की का सोच होता है, लड़के का सोच होता है, मैं दोनों सोच लेकर चलता हूँ। मैंने जिंदगी के 18 साल एक लड़के की तरह बिताए और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक लड़की की तरह वो वक्त बिताऊं। तो मैं दोनों तरीके से सोच सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने उस चीज में भी चिल किया है, इस चीज में भी चिल किया है। तो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ पर्सन। यू कैन फाइंड 2 people इन मी। जब तुम्हें ऐसी एडवाइस चाहिए तो भी मैं मिलूंगा, जब वैसी चाहिए तो भी मैं मिलूंगा। तो दैट इज हाउ वो रिबल था इनिशियली। होता है जब आप नया नया पढ़ते हो, आपको ऐसे लोग मिल जाते हो तो आपको लगता है हमने सब हासिल कर लिया है। गलतियां करते हो, उसने भी की, रिबल हो गया था, घर वालों से झगड़ा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। रोता था लेकिन सबसे लड़ जाता था। वो इतना गुस्सा था उसके अंदर चीजों को लेकर कि वो बस लड़ जाता था। वो पैसिवली बहुत अग्रेसिव हो गया था एक वक्त पे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो संभल गया। मैंने उसको बस एक बात कही थी कि अर्पित, तुम्हें खुद को अपनाने में 18 साल लग गए, तो तुम उम्मीद इतनी मत करो कि लोग 1 साल में, 2 साल में, कुछ वक्त में तुम्हें अपना लेंगे। उनको उनका वक्त दो।
तुमने खुद को अपना लिया है, वही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे आसपास हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें पूरी तरीके से अपनाने की, वो भी बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन हम प्रेशर नहीं डालते हैं घर वालों पे, बिकॉज दे विल टेक देयर टाइम, यू टेक योर टाइम। और फिर अगर कहीं बीच पे मीटिंग पॉइंट होगा तो ऑब्वियसली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो वहां से थोड़ा काम हो गया, वो अपने काम पे मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देता था वो। फिर उसने सोच लिया था कि अब मुझे अपने जैसे लोगों के लिए काम करना है, मैं तो कर रहा हूँ, मैं ऐसे काम करूंगा और मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि मेरे घर वालों को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। तो वो उसकी जिंदगी का लक्ष्य था। उसने बहुत काम किया, इतना काम किया, मुझे शायद याद भी नहीं होगा। उसने ऐसी ऐसी चीजें करी है अपने जीवन में। क्वाड प्रोजेक्ट को आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, उसका पेज है। जब से वो गया तब से उस पेज पे मैंने एक्टिव नहीं देखा है। मतलब जब मैंने उनके बारे में पूरा रिसर्च किया, उनकी टेड टॉक से लेके उन्होंने क्या क्या किया है, उनके सारे आर्टिकल्स पढ़े और सारे वो पिक्चर्स देखे, उनका वो काली साड़ी वाला भी जिसमें उन्होंने वो हॉल्टर ब्लाउज पहना है, ही हैज लुक्ड सो अमेजिंग। वो इतने ग्रेसफुल लगे हैं। और उस फोटो में एक और इंसान है जो हमारे साथ अब नहीं है, भव्य सोनी। तो कल मैं वो पूरा पढ़ रही थी एंड उसने मुझे भव्य सोनी का भी पिक्चर दिखा, ही वाज टॉकिंग टू हिम। और भव्य सोनी का भी जब इंतकाल हुआ है, उससे 15 दिन पहले मैं मिली थी उनसे जयपुर में। तो वो ये कि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता है, कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी होती है। और आई थिंक अर्पित हैज गॉन थ्रू अ लॉट। जब मैं उनके बारे में सारा पढ़ रही थी तो बिफोर ही डाइड, उससे 15 दिन पहले ही वाज मैन हैंडल्ड एज वेल। लीव अबाउट कमेंट्स और बुलिंग और कैट कॉलिंग, ये सारी चीज, तो ही वाज मैन हैंडल्ड एज वेल। सो वो आपको पता था वो सारा चीज, व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, एंड ऑल ऑफ अ सडन इन द कैब ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक। यस, बस मैं उसके बारे में बात करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, इसलिए मैं रुकी हुई थी। आई वांटेड टू टॉक एवरीथिंग गुड और एंड में इट्स ओके नहीं इफ यू डोंट वांट टू टॉक वी कैन स्किप इट। आई कैन जस्ट टेल कि हुआ क्या था। मतलब इंटायरली आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने अर्पित पे कुछ ऐसे इल्जाम लगा दिए थे कि उसने किसी के साथ कुछ गलत किया है। और हमें भरोसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम जानते थे कि वो ही इज नॉट इनटू गर्ल्स, ही इज इनटू गाइज। तो ये इल्जाम हमें तो गलत लग रहे थे, लेकिन उस समय हमने सोचा, अर्पित अचानक से गायब हो गया था। अर्पित का बस एक कॉल आया सबके पास जो उसके बहुत करीबी थे, और उसने बोला कि मुझे मिलना है, एंड इट वाज हिज बर्थडे। मतलब आई फेल्ट रियली बैड कि उसको उसके बर्थडे वाले दिन इस तरीके ह्यूमिलिएट किया गया, पब्लिकली उसके बारे में पोस्ट डाले गए, उसने ऐसा किया। और बस उसका एक टेक्स्ट मुझे याद है कि एली, मैं गलत नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, दिस विल रूइन माई लाइफ, प्लीज हेल्प मी। बस इतना मुझे याद है। और हम बस उसके पास चले गए थे, और जब वो हमें गले लग रहा था ना, 15-15 मिनट तक वो हमें छोड़ नहीं रहा था। वी कुड फील व्हाट ही वाज फीलिंग, और हम बस उसके पास शांति से बैठे थे। वी टोल्ड हिम कि वी आर देयर फॉर यू, वी ट्रस्ट यू। फिर अचानक से वो कोविड का टाइम आ गया था, 3 मार्च को ये हुआ। फिर हम लोग भी अपना अपना काम करते थे तो बात हो जाती थी, लेकिन उसने 3 मार्च की रात को अपने आप को सोशल मीडिया की हर जगह से वैनिश कर दिया। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से अपने आप को हटा दिया। अर्पित को रीच आउट करने के लिए सिर्फ उसका नंबर था, जिसमें शायद वो सिर्फ 5 लोगों से बात करता था, जिनमें से एक मैं थी। और वो हम सोच रहे थे उसको स्पेस चाहिए, शायद वो बहुत परेशान है, ही वांट्स टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। तो हमने उसको स्पेस दिया, लेकिन हमें लगता है शायद हमें वो स्पेस नहीं देना चाहिए था उसको। उस समय हमें उसके स्पेस को घेर लेना चाहिए था। अचानक से कोविड आ गया और वो जनता कर्फ्यू हुआ, और हम अपनी अपनी जगह पर अटक गए। और अगर ये नहीं होता, कोविड कहते ना, बहुत लोगों ने अपने बहुत प्यारे प्यारे लोग कोविड के थ्रू खो दिए, हमने कोविड की वजह से खो दिया। अगर कोविड नहीं होता तो हम उसे बचा लेते, अगर दुनिया में ऐसे हालात नहीं होते तो हम उसे बचा लेते। तो बस इतना हुआ था कि उसका एक दिन कॉल आया कि मुझे कुछ लिखना है अली, मुझे एनजीओ ज्वाइन करना है, मेरी मदद कर दो। तो मैंने लिखा। तो मैं उस समय नाइट शिफ्ट करती थी, और मैं उसको बोलती थी, अर्पित यार तू दिन में क्यों फोन करता है, मैं सोती हूँ दिन में, मुझे रात में फोन किया कर। तो हमेशा दिन में फोन करता है, मैं नहीं उठा सकती हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो फिर उसने कुछ दिन मुझे कॉल किया, बात होती थी। एक दिन उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, ऑब्वियसली वो बहुत परेशान था। वो इतना परेशान था कि हम नहीं जानते कि वो क्या महसूस कर रहा था, लेकिन हम कोशिश बहुत करते रहे कि महसूस कर पाए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है। वो तो ही वॉज गोइंग थ्रू द सिचुएशन। एक तो अलग होने का डर, दुनिया से लड़ाई,
अपने घर वालों से लड़ाई, और ऊपर से एलिगेशंस को फेस करना। और वो एक पब्लिक फिगर था, ही हैज डन अ लॉट फॉर कम्युनिटी, उसको सब जानते थे, और उसकी कम्युनिटी उसकी स्ट्रेंथ थी हमारे अलावा। और अगर उसी में अगर उसके बारे में ऐसी बातें हो रही थी तो वो ही ब्रोक डाउन, वो उसका दिल टूट गया था। अर्पित जो इतना सोशल था, जो हर वक्त फोन पे रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था। 3 महीने हो गए थे, अर्पित ने किसी से बात नहीं करी थी, बस थोड़ी बात करता था, फोन रख देता था। एक दिन उसका कॉल आया कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा गो टू अ डॉक्टर। और उस समय कोविड था, आई रिमेम्बर इट वाज 24 मई या 21 मई इट वाज, और उस समय पीक पर था, कोविड का फर्स्ट वेव था, सब डरे हुए भी थे, और कंटेनमेंट जोन बन रहे थे बहुत सारे, दिल्ली में तो खासकर वो ग्रेटर कैलाश पे रहता था। तो उसके पापा फार्मासिस्ट है, तो मैंने कहा पापा से पूछ लो, कुछ बता देंगे, दवा खा लो। उसने कहा ठीक है अली, मैं दवा खा के सो जाऊंगा। उसने दवा ली और वो सो गया। तो वो शायद उसके जिंदगी का, कहते हैं ना कि उस दिन अगर उसको डॉक्टर का एड उस दिन मिल जाता तो ये आगे होने वाली प्रॉब्लम शायद ना होती, लेकिन उस समय वो निकल नहीं पाया। और फिर वो ठीक हो गया, फिर कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई, गैप हो गया बात में। एक दिन अचानक से 29th 30th मई की बात है, 30th मई की बात है, हाँ, मैं ना दिन में वही नाइट शिफ्ट करने के बाद दिन में सो रही थी, तो मेरी नींद खुलती है करीबन 4 बजे के अराउंड, और उस 4 बजे के अराउंड मेरे फोन में 15 कॉल्स पड़ी हुई हैं अर्पित की। फिर मुझे लगा जैसे रोज आती है वैसी कॉल्स है, मैंने देखा, लेकिन 15 कॉल्स देख के पता नहीं क्या हुआ, मैंने कॉल बैक कर दिया, और मैंने गुस्से में कॉल बैक किया कि तुझे समझ नहीं आता है कि रात में कॉल किया कर, दिन में करता रहता है, समझ नहीं आता, मुझे दिन में सो रही होती हूँ। तो मैं उस जोन में बात करना चाहती थी, मैंने फोन उठाया, मैं कहा क्या यार तू कैसे दिन में इतनी सारी कॉल्स कर दी, घबराहट होती है, क्या करता रहता है। और वो था नहीं कॉल पे, कोई और था कॉल पे। उन्होंने बोला कि मैम ये जिससे आप बात कर रहे हो इनको कुछ हुआ है, इनको चक्कर आ गए, ये कैब से सीपी जा रहे थे, हम इनको ट्रॉमा सेंटर लेकर जा रहे हैं, आप लोग पहुंच जाओ। और मुझे कुछ समझ ही, मुझे लगा प्रैंक हो रहा है शायद कुछ मेरे साथ, समझ नहीं आया क्या हो गया। किसी तरीके हम तो नहीं पहुंच सकते थे, मैं कानपुर में थी, मेरा कोई एक दोस्त गोरखपुर में था, लेकिन दिल्ली में 2 दोस्त थे, वो पहुंचे। वहां जाके पता चला कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, और इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि उसको अटेंड करने के लिए एक डॉक्टर नहीं अवेलेबल था उस टाइम पे, क्योंकि सब कोविड वार्ड में लगे हुए थे मेजरली। उसको अटेंड करने के लिए कोई था नहीं आज सच, एंड दे वेटेड फॉर पेरेंट्स आल्सो कि पेरेंट्स आएंगे, प्लस उसके पापा हरियाणा में, पेरेंट्स हरियाणा में थे। उस समय बॉर्डर पास करने के लिए भी आपको पास चाहिए होता था, पुलिस परमिशन चाहिए होती थी, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन किसी तरीके हमने मैनेज किया, हमने दुनिया के हर न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर ली, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 5% कोशिश करेंगे तो बच सकता है। तो हमने सोचा था 5% में हम बचा लेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे फैजी कि जब डॉक्टर की खोज कर रहे थे और वो बेड पे था, डॉक्टर ने बोला था कोमा में है, मतलब ही इज इनटू हाइपोक्सिया, मैं लिटरली उसके नंबर पे टेक्स्ट कर रही थी कि तू ठीक हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत गुस्से में, आई स्वेयर वो टेक्स्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ है उस नंबर पे। वो टेक्स्ट आज भी मेरे पास है, लेकिन वो टेक्स्ट मैं डिलीवर नहीं कर पाई हूँ आज तक कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुझसे झगड़े किए, मैं तुझसे गुस्सा हो जाती थी, तो प्लीज ठीक हो जा, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो चीज थी कि वो टेक्स्ट नहीं डिलीवर हुआ, वो कभी नहीं उठा उसके बाद। बस अचानक से खबर आई अगले दिन शाम को कि अर्पित इज नो मोर, दोस्तों ने बताया, और मैं इतना शॉक में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं बस रो रही थी उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद क्योंकि मेरे बैचमेट्स को पता था मैं उससे क्लोज थी, मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए, लोगों ने ना, वो इतना फेमस था कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी वो चीज कि अर्पित भल्ला की डेथ हो गई, ऐसे हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, एवरीथिंग। और उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं है इस बारे में। और हम चाहते थे कि तब तक नहीं पता चला था। उसके पापा आ गए थे, उसकी मॉम को नहीं पता था, उसकी मॉम को नहीं बताया था, बोला था तबीयत खराब है थोड़ी सी, कोविड हो गया है ऐसे करके। और हम नहीं चाहते थे उनके पास ऐसे खबर जाए। तो लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, हमें पता था कि हमारा दोस्त नहीं है। हम रात में जा जाके हर एक बंदे से पोस्ट डिलीट करवाते थे, हजारों पोस्ट हमने डिलीट करवाई है, पर्सनल रिक्वेस्ट करके प्लीज डिलीट कर दीजिए, हम नहीं चाहते उसकी मम्मी के पास ऐसे ये मैसेज पहुंचे, प्लीज डिलीट कर दीजिए। लिटरली हम रोते रोते, हमको दुख मनाने का भी टाइम नहीं मिला था, हम पोस्ट डिलीट करवा रहे थे इंस्टाग्राम से, फेसबुक। मैंने अपना फोन फेंक दिया था गुस्से में, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो लोग भी मुझे कॉल कर रहे थे जिन्होंने मुझसे महीनों और सालों से बात नहीं करी थी, क्या हो गया अर्पित को। मैंने कहा आप लोग प्लीज फोन रख दो, मुझे बात नहीं करनी है। लिटरली मैं इतनी
अनॉय हो गई थी पर्सनली कि अब ये लोग इतना कॉल क्यों कर रहे हैं, लाइफ टाइम तो बुली करते रहे, उसको चीजें बोलते रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप क्यों हमदर्दी दिखा रहे हो, मत दिखाओ, मुझसे तो मत दिखाओ, उसको दिखा दो जाके, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हमदर्दी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मत दिखाओ, मैं अभी बहुत वल्नरेबल स्टेट में हूँ, मैं मेरी कोई बहुत कीमती चीज मुझसे दूर जा रही है और मुझे पता है कि वो वापस भी नहीं मिलेगी, वो इंसान दूर जा रहा है, मुझे मुझे सबका कंधा नहीं बनना था उस वक्त, बस मुझे अपने उसमें रहना था। मैंने घर वालों से बोला मुझे दिल्ली जाना है, मैं बौखला गई थी कि आई वांटेड टू गो टू दिल्ली, मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, घर वालों ने बोला नहीं कोविड चल रहा है, मैंने कहा ट्रेन चलने लगी है मुझे तो दिल्ली जाना है, मैंने बोला नहीं जाना है, मैंने कहा मुझे जाना है, मैं झगड़ गई और रात को सब सो रहे थे, मैं बैग उठा के दिल्ली भाग गई। तो दैट्स हाउ मतलब मेरे अंदर का रिबल जाग गया उस दिन। और फिर मैं यहाँ आई, बहुत तकलीफ हुई मुझे, मैं हेलिसिनेट करने लगी थी एक वक्त पे, मैं उस घर में अकेले रहती थी, कोविड के टाइम पे बहुत शांति थी और मुझे ऐसा लगता था मुझे दिख रहा है हर जगह, लिटरली रात रात भर मेरे दोस्त मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहते थे, मुझे इतना डर लगता था, मुझे लगता था दिख रहा है, छोटी सी भी आवाज होती थी तो मैं सपने में देख देख के उठ जाती थी, इतनी बार सपनों में मुझे दिखता था और मुझे ऐसा लगता था, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पाई, जब लोगों ने उसके बारे में ये चीजें बोली हमने उसको छोड़ क्यों दिया, उसने बोला स्पेस दे दो, हमने स्पेस क्यों दे दिया। हमारी फ्रेंडशिप में हमें ये था ना कि अगर दोस्त कहता है कि हमें स्पेस चाहिए तो हम दे देते, तो स्पेस चाहिए ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चाहिए। हाँ और हमने वो स्पेस दे दिया उसको। अब हम रिग्रेट करते हैं कि अगर आपका कोई भी दोस्त तकलीफ में हो ना, कितना भी कहे स्पेस दे दो, प्लीज उसको स्पेस मत दो, घुटन बन जाओ उसके जीवन की, नहीं तो उसका जीवन जा सकता है। ये मेरी लाइफ की अब मानना है कि अगर मेरा कोई भी दोस्त तकलीफ में है, वो कितना भी कह ले, मैं देखूंगी, सब परखूंगी, मैं एक बार मिलकर आऊंगी, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाएगी मैं तो नहीं छोड़ूंगी अकेले उस मोमेंट पे, क्योंकि वो लॉस मैंने झेला है, इसलिए मैं वल्नरेबल हूँ इस चीज को लेके। तो बस इस तरीके वो चला गया ऐसे अचानक से जिंदगी से, तब से सोचती थी कि अर्पित के लिए कुछ करना है, अर्पित के लिए कुछ कर नहीं पाई, उसके घर भी गए थे और उसके कुछ कुछ सामान ले आए, वो मेरे बर्थडे पे ना मुझे कार्ड्स बना के देता था, छोटे छोटे हैप्पी बर्थडे आली, हमारी मेमोरीज लिखता था, वो कार्ड मैंने संभाल के रखे हैं, तस्वीरें हैं मेरे पास कुछ वो रखी है, मेरा एक दोस्त है उसके घर में उसकी बड़ी सी फोटोशूट वाली पेंटिंग रखी है, मैं कभी होगा तो आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे करके उसका कुछ कुछ सामान, उसकी बढ़िया बढ़िया यादें, प्लस मैं उसको सौतन भी बुलाती थी क्योंकि हम सेम लड़की को पसंद करते थे। You both like the same guy, okay. सेम गाय, बट देन आई रियलाइज वो मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मुझे पता चल गया वो बेकार आदमी है, तो आई टोल्ड अर्पित यार तू मेरा दोस्त है, डोंट डेट हिम, आई एम ब्रेकिंग अप, यू डोंट डेट हिम, ही इज अ बैड गाय। आई वांटेड टू सेव हिम आल्सो फ्रॉम हिम कि बेकार है वो, मत करना, ही इज नॉट गुड। तो वैसे तो अर्पित के साथ फन भी था, बहुत फन किया, बहुत बहुत मजे किए। अच्छा, जब हम पूरी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो अपना ये स्टोन वॉल राइट्स से लेके जो इंटरनल एंजाइटी रहती है कि इफ यू कम आउट ऑफ द क्लोजेट, कि हाउ सोसाइटी विल ट्रीट यू, हाउ योर ओन पेरेंट्स विल ट्रीट यू, तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन, और एक वो होता है कि जर्नल आप सड़क पे जा रहे हैं तो बुलिंग हो जाना या फिर टेरर अटैक ज्यादा हो जाना, तो ये सब जो एक खौफ होता है, क्या आपने ये अर्पित ने देखा कि टेरर अटैक कभी भी हो सकता है, बुली तो होगी ही होगी, ये सारा चीजें, एंड कंटिन्यूसली एक डिप्रेशन में रहना, और अगर आप डेट कर रहे हैं किसी को तो डेटिंग डिफिकल्टीज आती है, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है, तो इस सब की परेशानियों में आपने मतलब अर्पित से इस चीज का जिक्र हुआ है कभी? जिक्र तो बहुत कम करता था, उसने हमेशा अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किया है ऑनेस्टली हमारे सामने, कभी बिखरता टूटता हमने उसको एंड में ही देखा है, जब उसने कुछ गलत, उसको पता था कि वो गलत नहीं है, वो अलग है लेकिन वो गलत नहीं है, तो ही वॉज वेरी श्योर अबाउट, वो इतना कॉन्फिडेंट था फैजी कि मेरे अंदर शायद जितना कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत सारा हिस्सा उसका दिया हुआ है, कि वो इतना कॉन्फिडेंट था ना, लेकिन बस यही है ना कि वो ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आता था, लोग करते थे, लोग बुली करते थे पीछे से, अर्पित को कभी कभी मैंने देखा टच कर लेते थे, तू तो ऐसे, तू तो सहेली है मेरी एंड एवरीथिंग लाइक दैट करते थे लोग, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली, लेकिन मैं भी अगर होती थी तो मैं भी लड़ जाती थी, लेकिन मैंने अर्पित को देखा है, वो ना इन चीजों में ना वो सॉफ्ट स्पोकन था इनिशियली बहुत, लेकिन इन चीजों ने ना उसको रूड बना दिया था,
वो बहुत रूड हो गया था लोगों से। अगर उसको कोई कुछ बोलता था, वो इतना रूडली उससे इंसान से बात करता था कि दोबारा वो बंदा उसको वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा। उसने अपनी रूडनेस को, अपनी स्ट्रिक्टनेस को अपना कवच बना रखा था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था जल्दी, क्योंकि पता था कि ये, उसने इतना पढ़ लिया था अपनी कम्युनिटी के बारे में कि अगर उससे कोई कुछ गलत बोलता तो उसके पास 50 सवाल होते थे, सामने वाला खुद शर्मिंदा होकर चला जाएगा और दोबारा उसको कुछ नहीं कहेगा। तो ही वॉज वर्किंग रियली हार्ड ऑन हिमसेल्फ। वो अपने आप पे इतना काम कर चुका था उस टाइम के साथ, और उसे ज्यादा लोग नहीं चाहिए थे। उसे बस वो कम लोग चाहिए थे जिनसे वो बात कर सकता है, जिनके साथ वो खुल के रह सकता है। और मैंने उसको कभी भी घबराते हुए नहीं देखा। ऑनेस्टली मैंने उसको रूड होते हुए देखा है, वो रूड हो जाता था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि वो डर गया हो, सहम गया। वो एक बार डरा और फिर वो चला गया हमसे दूर। एक बार मैंने उसको बस तकलीफ में देखा है, वो था वो दिन जब उसके लिए कुछ गलत बातें कही गई। नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा उसको। मतलब वो इतना स्ट्रांग था, मतलब इतना फेमिनिन एनर्जी इतनी हाई थी ना, जैसे आपको कोई मदरली, मेरी मासी आती थी जैसे कभी घर, तो उनके साथ कुकिंग करना, उनको शॉपिंग पे ले जाना, वेरी ओपन अबाउट इट। मेरी मासी, शी वॉज नॉट नोन टू इट, लेकिन उनको अर्पित से बहुत प्यार था। उनकी पहली लाइफ की एक्सेप्टेंस शायद अर्पित होगी, जिसको उन्होंने, वो इतना लवेबल था ना कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान था। वो इतना खिलाता था, इतना खिलाता था, इतना अच्छा खाना बनाता था और खुद नहीं खाता था। वो इतना खाना बनाता था, सबको खिला देता था। तो वो इस तरीके करता था। मतलब मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। मतलब कॉलेज के डे 2 पे मेरे लिए वो कोल्ड कॉफी लेकर आया था। वो तो मतलब ब्राइब कर रहा था क्योंकि उसने चुगलियां करी थी मुझसे लेकिन वो बहुत खिलाता था, बहुत सबको खिलाना पिलाना, नई नई डिशेस, नई नई जगह ले जाना। मुझे उसने मेरे ना वीक पॉइंट समझ लिए थे, तो मुझे अतरंगी जगहों पे लेकर जाता था। एली आज वॉक पे चलते हैं, और मुझे पता नहीं किस किस मॉन्यूमेंट में ले जाके बोलता था यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है, भूतों की कहानियां, और पता नहीं क्या क्या सुनाता था। तो अर्पित को मैंने ऑनेस्टली, आपके क्वेश्चन के बारे में बोले तो मैंने उसको कभी डरा हुआ, सहमा हुआ नहीं देखा। मैंने बोला ना, वो चुपचाप महसूस करता था, वो किसी को बताता ही नहीं था। वो इतना स्ट्रेंथ था उसके अंदर, वो सब अकेले झेल जाता था। मैं सोच रही हूँ वो जो 1 महीने हमने उसको स्पेस दे दिया, उस स्पेस में उसने कितनी रातों में वो रोया होगा, क्या क्या उसने महसूस किया होगा, लेकिन हम तक नहीं पहुंचाया। तो वो सोच के गिल्ट होता है कि क्या हम इस काबिल नहीं थे कि हम तक नहीं पहुंच पाई ये बात, कि या वो चाहता ही नहीं था, या वो उसको पता था कि वो दूर जा रहा है, उसको ऐसा रियलाइजेशन था, तो उसने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। उसने सोशल मीडिया, लोग सब छोड़ दिए थे। कभी पता नहीं चल पाया, पूछ नहीं पाई कभी, ऐसा हो गया। लेकिन अब अच्छा, जैसे अर्पित की हम बात करें तो जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो 15+ सेक्सुअलिटीज हैं। अर्पित के थ्रू आपको इस चीज के बारे में, सेक्सुअलिटी कितने तरीके की होती हैं उसके बारे में पढ़ने को मिला, जानने को मिला। क्या क्या आपने पढ़ा है, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं LGBTQIA+ पर? सो शेयर दैट। किताबें तो नहीं, बट वर्कशॉप्स बहुत सारी करी अर्पित के साथ। कॉलेज में भी वो वर्कशॉप्स कराता था, छोटी छोटी जेंडर इक्वालिटी पे। बहुत प्यारे प्यारे गेम्स होते थे उसमें। 2 लड़कियों को साथ में बिठा के उनसे कहते थे अपने दिल की बात करो आंखें बंद करके, ताकि तुम्हें पता ना चले सामने वाले की शक्ल कैसी है, जेंडर कैसा है। बस तुम्हें दिल की बातें करनी है, और फिर उसके बाद तुम्हें महसूस करना है कि क्या तुम्हें वो कनेक्ट फील हुआ। और जब आप आंखें खोलोगे तो आपको उस कनेक्ट को अप्रिशिएट करना है, नॉट लुकिंग एट द जेंडर। तो वो ऐसे कराता था, वो सबकी आंखें बंद करवा देता था, आंखों में पट्टी, और वो किसी को भी किसी के साथ बिठा देता था और कहता था दिल की बातें करो, मोहब्बत की बातें करो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि इट इज नॉट चैनल, इट इज नॉट कन्फाइंड इनटू अ जेंडर। मोहब्बत, प्यार इज वाइब्रेंट, लव इज वाइब्रेंट, इट इज like you can love everything, there is only an intensity that differs। आप सबसे एक ही तरीके का प्यार करते हो, लेकिन बस इंटेंसिटी अलग होती है। तो आप कह पाते हो इससे ज्यादा है, इससे कम है, लेकिन प्यार का कोई वो नहीं होता कि ये मेरे मोहब्बत है, ये मेरा बॉयफ्रेंड वाला प्यार है, ये मेरी मम्मी वाला प्यार है, ये मेरे दोस्तों वाला प्यार है। ये ऑलवेज सेड कि प्यार प्यार है। तुम करते अलग अलग तरीके से हो, अलग इंटेंसिटी पे करते हो, इसलिए तुम उसको अलग नाम दे देते हो। तो वो ऐसी चीजें करवाता था, वो मिलवाता था। वो मुझे किटी सू लेकर जाता था, दिल्ली में एक क्लब है किटी सू, जहाँ पे सारे, आई नो।
सारे LGBTQ आर्टिस्ट आते थे, ड्रेक परफॉर्मेंसेस होती थी, तो वो मुझे ऐसी जगहों पे लेकर जाता था और मुझे छोड़ देता था, कहता था इंटरैक्ट करो लोगों से, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम्हारा जो फोबिया है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं भी बहुत डरती थी, मुझे लगता था कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे कहीं मुझसे तो नहीं कोई कुछ एक्सपेक्ट करने लगेगा, तो वैसी चीजें, तो वो मुझे उस कम्युनिटी में छोड़ देता था अकेला, कि जाओ एक्सप्लोर करो अपने आप को, एटलीस्ट तुम शायद जो हो तुम्हें पता होगा, लेकिन तुम हमें समझ पाओगी। एंड देन आई गॉट टू नो कि कितना अलग माइंडसेट होता है उस लड़की का जो किसी लड़की से मोहब्बत करती है। हम तो कितने नॉर्मल लोग हैं, दे आर सुपर ह्यूमंस यार, उनको बहुत कुछ पता है। हम तो नॉर्मल हैं, हम क्या, हम तो वही घिसा पिटा पुराना प्यार करते आ रहे हैं, लड़की को लड़के से, लड़के को लड़की से। हाँ, नया इश्क जो है वो वही करते हैं। ऑब्वियसली एक लड़का जो एक लड़के से मोहब्बत करता है तो वो कैसे कविताएं लिखता होगा उसके ऊपर, कितना अलग है। और हम हमारे एट्रीब्यूट्स पे लिए भी एक नया नजरिया जो है वो बताया है कि इश्क जब होता है तो इश्क का कोई जेंडर नहीं होता है। यस। सो जो हमें एक पैरामीटर पता था कि ये ट्रेंड है और ऐसे होता है ऐसे होता है, तो उस सारे जो हमारे अंदर का जो एक बक्सा था, हमें भी उस बक्से से बाहर निकाला है। वो तो बोलता था बक्सा ही फेंक दो, बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है किसी बक्से से, बक्सा फेंक दो, बक्सा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। कहते ना आउट ऑफ द बॉक्स, वो कहता था ड्रॉप द बॉक्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। उसका ये लाइफ का मोटिव था, वो उस बॉक्स में रहना क्या, वो उस बॉक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। वो कहता था बॉक्स को फेंक दो, जला दो, तोड़ दो, मुझे रहना नहीं है। तो अर्पित कहते ना उस एक इंसान के अंदर 50 इंसान थे, वो बड़े बूढ़े छोटे सबसे बात कर लेता था, सबसे इंटरैक्ट कर लेता था, सबके बारे में समझ लेता था। मैं उसके कंधा रख के रो भी सकती थी, मैं उससे एक लड़कों वाली बातें भी कर सकती थी, मैं उससे फेमिनाइन एनर्जी भी शेयर कर सकती थी, मैं उससे कह सकती थी कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं रो सकती थी। मतलब इतना सेफ स्पेस देने वाला कोई इंसान था तो वो वही था। तो मुझे ऐसे लगता है उसके जाने के बाद मैंने और लोगों से मिलना चालू किया। पहले अर्पित ही दुनिया था ऐसे, मतलब बहुत कम लोगों से मिली थी, इंटरेक्शन होता था लेकिन इतना पर्सनल लेवल पे नहीं। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अर्पित आए जिन्होंने शायद फुलफिल कर दी उस जगह को जो मैं हमेशा, मैं जब हर्षित से मिली पहली बार तो मैं हर्षित को बस मिलते ही मैंने गले लगा के उसको ये बोला कि मुझे तुम में अर्पित दिखता है, और तब से मेरे और हर्षित के बीच में कनेक्ट है। मैं उसे हमेशा बोलती हूँ कि सिंस द डे यू हैव एंटर्ड इनटू माय लाइफ आई फील लाइक अर्पित इज बैक इनटू माय लाइफ एंड नाउ आई विल डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन माय हैंड टू बी विद यू। तब मैं छोटी थी, मैं भी 19 साल की थी, मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है, अब तुम्हें मेरी जब जिस वक्त पे जरूरत होगी मैं होंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे छोटे भाई को डेट कर रहा था अर्पित। अर्पित वाज डेटिंग माय यंगर ब्रदर, वन ऑफ माय यंगर ब्रदर्स। तो मैंने एक्सेप्टेंस वहां भी करी, मैं बोलती थी तुम्हारी शादी तो मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी मैं कराऊंगी, तुम्हारी डेट्स मैं कराऊंगी। तो ऐसे था, एंड आई वांटेड कि मैं कर पाती ये सब, लेकिन बहुत कहते ना ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लव नॉट इयर्स। उसकी जिंदगी प्यार भरी थी, बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बहुत प्यार भरी जिंदगी थी। लिव्ड अ लाइफ ऑफ लव नॉट इयर्स, मतलब उसको ऐसे इयर्स में काउंट नहीं कर सकते हो आप कि उसने कैसी, उसकी जिंदगी बहुत बड़ी थी, बहुत बहुत बड़ा हो रहा है उसका। हमारे कॉलेज में इतना बदलाव आ गया कि अब लड़के जो चाहते हैं वो पहनकर आते हैं, उन लोग जिनको जो पहनना होता है वो पहनते हैं, वो जैसे जो बात करना चाहते हैं करते हैं। तो मैं उसी चीज से बहुत खुश हूँ कि अगर आप एक चीज का बदलाव ना अपने घर से ही शुरू होता है, और उसने ये बहुत अच्छी चीज करी थी कि उसने शुरुआत अपने कॉलेज से करी थी। हम इमेजिन नहीं कर सकते थे डीएवी कॉलेज में एक जेंडर इक्वालिटी सेल का खुलना, लेकिन उसने वो पॉसिबल करके दिखाया। वो पॉसिबल ही नहीं था, मतलब वो पहला कॉलेज था डीयू का जिसमें जेंडर इक्वालिटी सेल थी, उसके बाद आज डीयू के हर कॉलेज में जेंडर इक्वालिटी सेल है। दैट इज अ रेवोल्यूशन ऑफ इट्स ओन। एक कॉलेज ने उस चीज को बढ़ावा दिया तो डीयू के हर कॉलेज में वो चीज का एक्सेप्टेंस आ गया। उन लोगों को जो हर कॉलेज में थे उनको एक जगह मिल गई अपने बारे में बात करने की। तो अगर एक जेंडर इक्वालिटी सेल से 50 जेंडर इक्वालिटी सेल खुल सकती है तो फिर एक अर्पित ने कितना बदलाव किया होगा, आप खुद सोच लो। तो वही था। 2019 की बात है, तो पहली ऐसी कहानी जो मैंने LGBTQIA+ पे लिखी थी, तो दैट वाज नारंगी आइसक्रीम। That's a metaphor for the community. So that is dedicated to the community. और जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि अब जाके लोगों का जो planning things, being in their shoes,
कि अच्छा ऐसे भी होता है, हर एक तरीके की जो जिंदगी है उसे एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, उन्हें भी उतना ही हक होना चाहिए जैसे और सभी लोगों को है, उन्हें भी उतनी ही आजादी होना चाहिए। अब हम सिल्वर स्क्रीन पे भी देखते हैं कि आपको बहुत सारी पहले शायद सिर्फ एक ही क्वेयर फिल्म थी, बदनाम बस्ती, मेड बाय प्रेम कपूर। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि माधुरी दीक्षित हैज प्लेड द रोल ऑफ अ बाइसेक्सुअल इन मजामा। कपूर एंड सन्स में हमने फवाद खान को देखा है, हमने वानी कपूर को देखा है चंडीगढ़ करे आशिकी। तो सिल्वर स्क्रीन पे इतने जो है चेंजेस आ रहे हैं ताकि लोगों तक जो है एक अहम मुद्दा है, जो एक आजादी की एक राह है, वो सब तक पहुंचे। और इतनी हम किताबें अब देखते हैं कि ऐसी सारी किताबें जो पहले बैन थी, जैसे मैं सिमोन डी ब्यूवर की बहुत फैन रही हूँ, सो खासतौर से जब से मैंने उनकी किताब द सेकंड सेक्स पढ़ी, तो उनकी एक किताब थी जो 1950s में बैन हुई थी, इनसेपरेबल्स। ओके। वो कोविड के दौरान जो है वो एट लास्ट लॉन्च हुई है, मतलब 50-60 साल के बाद वो लॉन्च हुई है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। फिर उसके बाद जब आप वर्जीनिया वुल्फ की किताबों की बात करते हैं, आप और जैसे डांसिंग क्वींस की बात करते हैं, तो अब दौर जो है उसमें बदलाव आ रहा है। सो इफ आई आस्क यू, यू हैव सीन अर्पित एज अ क्लोज फ्रेंड, तो आपने वो पूरी जिंदगी देखी है कि कितने उतार चढ़ाव रहते हैं, जहनी तौर पे भी, हर एक सामाजिक तौर पे भी। सो हाउ डज द फ्यूचर ऑफ LGBTQ कम्युनिटी लुक्स टू यू? अभी पता है कि उसमें बहुत वक्त लगेगा क्योंकि धीरे धीरे बदलाव आते हैं तो समाज उसे अपनाता है। सो हाउ डज द फ्यूचर लुक्स टू यू? मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जैसे फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट इतना अमेजिंग है, इतने अच्छे, इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक, इतने अवेयर लोग हैं वहां पे। वो अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में कहने में झिझकते नहीं है। मैंने देखा अभी 2 इवेंट्स ऐसे मैंने अटेंड किए, द थर्ड था जिसमें इसी कम्युनिटी के सारे लोगों ने परफॉर्म किया और अपनी कहानियां खुल के एक मंच पे बोली। वो भी एक तरीके का इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम है कि आप अपने अंदर रखते थे, आप चीजें कह पा रहे हो। प्लस आई वुड बी रियली हैप्पी टू से कि एक्चुअल में हमारा जो सिल्वर स्क्रीन है, जो गोल्डन स्क्रीन है, उसने भी बहुत बढ़ावा दिया है। अब एटलीस्ट बच्चों के पास ये फिजिबिलिटी है कि वो घर में बैठ के अपने पेरेंट्स को वो चीजें दिखा सकते हैं। सत्यमेव जयते में भी ऐसा एक एपिसोड आया था जिसमें एक लड़के, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी एक कहानी थी और उस कहानी से बहुत लोग इंस्पायर हुए, बहुत लोग आगे बढ़ के आए। सत्यमेव जयते मेरा फेवरेट शो होता था क्योंकि उसमें एक्चुअल में बहुत इश्यूज के बारे में बात किया जाता था, जिसमें से कम्युनिटी का जो एक्सेप्टेंस का इशू है ये भी बहुत बड़ा इशू था और वो बहुत खूबसूरत एपिसोड है। मैं सबसे कहूंगी एक बार जरूर देखिएगा। और अब हम ना अपने घर वालों को ऐसे बिठा सकते हैं और उनको वो मूवी दिखा सकते हैं, ऐसे उनके अंदर वो हम डाल सकते हैं। कहते हैं ना कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो आप वैसे बनते जाते हो। तो आई एम ग्लैड कि अब ऐसा कंटेंट अवेलेबल है कि हम लोगों को कंज्यूम करवा सकते हैं। अगर अवेयर नहीं है तो हम अवेयर करा सकते हैं। प्लस बहुत चीजें ऐसी भी है कि बहुत लोगों को टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अभी चल रहा है ना, जिस पेस से लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ये कही हुई बात होती थी ना कि प्यार का रंग सफेद होता है, प्यार इज रियली गोना बी अ रेनबो वेरी सून। वो हर रंग के बराबर माना जाएगा। देखो फराज ने बताया इकबाल की कहानी थी सत्यमेव जयते में। संभव, हाँ, ऐसे बहुत सारे बहुत ही प्यारे लोगों से मैं मिली हूँ। एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई लास्ट इवेंट में, उसका नाम है सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ है, पहले पता नहीं क्या था। तो ही इज अ ट्रांस मैन। उसकी स्टोरी इतनी ब्यूटीफुल थी। अभी हमारे इसमें कहते हैं हमारे ऑडियंस में भी एक है फालतू कॉम किंग 0394, ये भी मुझे याद है, ये भी आए थे परफॉर्म करने द थर्ड में। अच्छा, ये भी द थर्ड के एक परफॉर्मर थे, ये भी एक ट्रांसमैन है। इन्होंने भी अपनी कहानी बताई, इन्होंने अपनी मोहब्बत की कहानी बताई थी और ये इमोशनल भी हो गए थे। ऐसे ही एक मोहुल नाम का लड़का है, ही टर्न टू मोहुल फ्रॉम मेघा। हाँ, मैंने हर्षित के स्टोरी पे देखा था मोहुल की कहानी। हाँ जी, एंड आई डिड शेयर इट ऑन माय टाइमलाइन एज वेल। यस, उनकी कहानी थी। एक है ईवा, हमारी अभी बहुत अच्छी दोस्त बनी है ईवा। शी ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन इस्लामिक फैमिली एंड देन शी थॉट कि उसे ईवा बनना है। वो साहिल थी, वो ईवा बन चुकी है। एंड शी कैरीज हरसेल्फ विद सो मच पॉइस एंड वो इतनी प्रिटी लगती है। मुझे लगता है कि वो कहती है कि मैं शाहरुख खान जैसी दिखती हूँ, लेकिन ओ माय गॉड, वो शाहरुख खान भी कुछ नहीं लगता है, वो इतनी खूबसूरत है। हमारा हर्षित है, वो इस बारे में हर जगह बात कर रहा है।
तो ऐसे लोग जब तक रहेंगे ना, जो इस बारे में बात करते रहेंगे, तो मुझे लगता है तो ये इसका फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लीगल भी हो जाए। मैं तो बहुत उम्मीद करती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इससे कितना फायदा भी है अगर देखा जाए तो। अगर लीगल हो जाएगा, 2 लड़कियां और 2 लड़के भी आपस में शादी कर सकते हैं, तो सोचो जो बच्चे अनाथ हैं उनको अडॉप्ट करने की अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ जाएंगी। कितने लोगों को, कितने बच्चे जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास माँ बाप नहीं है, उनको अडॉप्ट करने के लिए वो लोग होंगे जो एक्चुअली बायोलॉजिकली बर्थ नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाहर के उनको घर कंट्रीज में ये मिलेगा। होता है। बाहर की कंट्रीज में ये हाँ है जी, कि अगर आप गे कपल हैं तो आप बच्चा जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। यस, इंडिया में अभी ये उतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ। हाँ हाँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि प्यार कर रहा है इंसान, उसको जैसे जीना है, जब फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो एटलीस्ट इस चीज में तो मिलनी चाहिए। मतलब पता नहीं ज्यादा कहना चाहिए इस बारे में कि नहीं, लेकिन दुआ तो यही करती हूँ हमेशा जब भी मिलती हूँ कि हर इंसान को उसका प्यार मिले, कीपिंग द जेंडर साइड। उसका जेंडर अलग हो, देखो वो लिख भी रहे, दिस इज माई ड्रीम, इंशाल्लाह उनका ड्रीम पूरा हो। तो यही चाहती हूँ। तो बस यही है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ नहीं तो मुझे पता है इतने रेबेलियस, इतने अवेयर लोग हैं ना कि अपना रास्ता बना लेंगे। बहुत बहुत काफी है, जितना है उतना काफी है, और मुझे पता है निकाल लेंगे। तो बस वही है, वही दुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते भी हैं ऐसा हो, जिनके लिए अलग है, लेकिन मुझे लगता है एक भी शादी हो गई ना इंडिया में तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। एक किसी 2 जनों ने भी हिम्मत दिखा दी ना उस बारे में, तो वो हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप चली जाएगी, लोगों में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो बस वही उम्मीद है कि ऐसा हो जाए। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है फ्यूचर। मैं बिलीव भी करती हूँ मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा, तो मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ उन चीजों को कि ऐसा मुझे दिखे। तो अगर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, मैं ऐसा विजुअलाइज कर पा रही हूँ, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा, और मुझे भरोसा है इस चीज पे। तो वही चीज है। इंशाल्लाह। तो बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि जैना बिल्कुल एक तफसील से बातचीत हो पाई। और जैसे कि हम बात करते हैं कि जो भी उन्होंने काम किया है अर्पित ने, वो सब लोगों के सामने है, वो लोगों को इतने सालों तक जो है उनके दिल में रहेगा। क्योंकि हम सभी लोगों का भी ये है कि हर एक इंसान की एक डेडलाइन है, और इंसान नहीं रहता है, मगर अगर वो इंसान कलाकार है तो कलाकार की कला जो है वो कभी मरती नहीं है। वो सोच को आप चाहकर भी कभी मार नहीं सकते हैं, वो हम सभी लोगों के दिलों में जिंदा है। और उन्होंने जितना इश्क के बारे में लिखा, परफॉर्म किया कि इश्क को बहुत आजादी मिले और हर तरीके के इश्क को जो है आजादी मिले, तो यही दुआ है। और मैं लास्ट में ये जो है रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपकी आवाज के बारे में मैंने जब तारुफ में भी बोला था कि अलविदा की जो आवाज है बहुत ही मतलब बहुत यूनिक है और बहुत ही प्यारी अदाकारा है आप। तो अर्पित की मोहब्बत के लिए आप थोड़ा सा एक गाना अगर गाएं तो देन वी एंड इट। बिल्कुल, मैं गाना चाहूंगी गाना, लेकिन बस ये कहूंगी गाना लिखा तो किसी और के लिए था, लेकिन कुछ दिन पहले ही रियलाइज हुआ कि ये गाना एक्चुअल में उसके लिए होना चाहिए था, तो उसमें कुछ बदलाव करके वो गाना अर्पित के ऊपर ही कर दूंगी पूरी तरीके से। तो एक आपने सुना हुआ है वो गाना सावरिया। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो चला गया है मेरी जिंदगी से, बट स्टिल इज देयर विद मी, देयर फॉर मी। उसकी बताई हुई चीजें हैं, इसलिए शायद मैं इन स्टेजेस पे जाके बात कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं होता, मैं अवेयर नहीं होती, मैं इस बारे में बात नहीं कर पाती शायद। तो एक जो मेरी जिंदगी में मुझे ये चीज मिली है कि मैं कह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके लिए यही है कि मैं गाना गाऊंगी, ठीक है। सांवरिया तेरी आंखें करती हैं ये बयां, तू हर लम्हा इनमें ही है, इसलिए मैं रोना रोना। ये जख्म कुछ रोज में भर जाएगा, ये पल भी यकीनन गुजर जाएगा। है तुझको ये गम जाने किस बात का, तुझको मिल जाएगा जो तुझे चाहेगा। तू फूल है, मासूम है, खुशबू से है बना,
मुनासिब नहीं ना ही कबूल है, मुझको पलकें भिगाना तेरा सांवरिया, तेरी आंखें करती हैं ये बयां। तो ये सबके लिए है कि वो जिसको चाहते हैं वो उनको मिलेगा जरूर। जी और ये दिन भी टल जाएंगे, अच्छे दिन भी आ जाएंगे, लेजिट अच्छे दिन आ जाएंगे, आई होप। जी। इंशाल्लाह। चलिए, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और जितने लोग अभी हैं और जो अभी ये देखेंगे, जब मैं इसको पूरे वीडियो को पोस्ट भी कर दूंगी, कि अलंकृता की तबीयत आज बहुत खराब थी, पर तब भी उन्होंने जो है हमारे लिए वक्त निकाला है और इतनी शिद्दत से उन्होंने सारी बातचीत बताई है कि जितने भी लोग इसे देखेंगे बाद में भी इस वीडियो को, तो उनको कितना कुछ जानने को मिलेगा। और कोई कोई बातचीत ऐसी होती है कि आपकी जिंदगी बदल देती है, या फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में जो है इजाफा हो जाता है। तो ये बातचीत भी कुछ ऐसी है कि जो भी देखेगा उसको आज कुछ सीखने को मिला है। और दिस वॉज फॉर द ट्रिब्यूट टू अर्पित भल्ला। तो बेहद शुक्रिया उनकी जिंदगी से हमें रूबरू कराने के लिए, और आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ऑल्सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ख्यालों की उड़ान जो कितना बढ़िया काम कर रहा है, हर चीज के बारे में आप बात करते हो। फैजी, मतलब मैं खुद आप सबको बताऊंगी कि फैजी इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी टेलर्स। वो एक्चुअल में असल जिंदगी की बात करती हैं। वो वैसी कहानियां बहुत कम लिखती हैं जिसमें हम इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। वो एक्चुअल में प्रेजेंट की बात करती हैं, दिन में जो होता है, जिंदगी में जो होता है, अपनी जड़ों से कैसे जुड़ते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जो बहुत लाइफ की बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जो हम बहुत बड़े होने के बाद रियलाइज करते हैं कि शिट, मैंने इनके साथ वक्त बिता लिया होता, ये कर लिया होता। तो इन चीजों के बारे में वो बात करती हैं, जिसके बारे में बात कोई नहीं करता है आज के टाइम में, जितने लोगों को मैं जानती हूँ पर्सनली। तो आप बहुत एक, आप खुद अपने आप में एक यूनिक आवाज हो। ख्यालों की उड़ान इतना अच्छा काम कर रहा है, मुझे इतना, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो मुझे उनकी तारीफ करना पसंद है, तो ये भी एक है। और मुझे तो मुझे बहुत, हाँ, तो ये हमारा पैक्ट भी है, आपस में एक दूसरे की तारीफ करके ऐसे हाइप वुमेन बने रहना है एक दूसरे का हमेशा। तो दिस इज हाउ इट इज। तो आप ख्यालों की उड़ान को फॉलो करिए, मुझे करिए ना करिए, क्वाड प्रोजेक्ट को फॉलो करिए, अर्पित को ढूंढिए, यूट्यूब पे उसके टॉक्स पड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, शायद आप कुछ कनेक्ट कर पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा आज मतलब ऐसे सिद्ध हो गया आज ये बात करना, कि आई एम सेटिस्फाइड इनफ कि मैं बात कर पाई। तो बस इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी प्यारी दोस्त अलंकृता मिश्रा को फॉलो कीजिए, उनकी आवाज में जो जादू है आप ऑनलाइन भी देखिएगा, और जहां जहां ये परफॉर्म करती हैं शोज में, आप इनके शोज ना ही मिस करें। चलिए, बेहद शुक्रिया अलंकृता अपने वक्त के लिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।